9th का साल मैंने रिपीट किया, तो उसकी जो ज़िल्लत का एहसास हुआ ना, उसने मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। और उसकी वजह से मैं मतलब शर्मिंदा इतना हुआ कि मेरा दिमाग जो बंद था उसके पहले वो खुल गया, और मैं एक्चुअली देखने लगा कि क्या है इस किताब में जो मुझे नहीं समझ में आता। उसके पहले सारे स्टूडेंट्स की तरह मैं बैठता था और लोग बोलते थे, टीचर्स, और मैं नॉड करता था, यस मिस, प्रेजेंट मिस, बट कुछ दिमाग में नहीं जाता था। तो दिमाग का इस्तेमाल समझ लीजिए कि एक झटके के बाद शुरू हुआ। रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इम्तियाज़ अली। और हम आपको बता दें कि ये बातचीत इम्तियाज़ अली के ऑफ़िस में हो रही है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बंगला है मुंबई में। और अगर हम इस बंगले के अलग अलग कोनों में और जगहों पर अगर स्पेशल प्रोग्राम बनाएं तो वो भी आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन फ़िलहाल हम हैं और इम्तियाज़ इस वक्त घर के इस बंगले के कोने में बैठकर ये बातें शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है इम्तियाज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली हमारी गुफ्तगू होने वाली है। जी। तो इम्तियाज़, हमको बताइए कि जमशेदपुर और पटना और दिल्ली और मुंबई, अगर इन 4 शहरों को अपने सफ़र में देखें तो और कौन से ऐसे शहर और जगहें हैं जो आपके सफ़र में पड़ती हैं, जिनके साथ कुछ और यादें जुड़ी हुई हैं? इतना वक्त जितना मैं इन 4 शहरों में रहा हूँ और किसी शहर में रहा नहीं हूँ, बट जो मेरे बहुत बचपन के हिसाब से बहुत ख़ास शहर हैं वो हैं भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है, और भुवनेश्वर बहुत ख़ास है, बाकी तो आपने गिना ही दिए। एंड बाद में ऑब्वियसली बहुत सारे शहर इस में जुड़ गए, और इनमें से हर शहर ऐसा है, जैसे दिल्ली, उसमें इतनी सारी दिल्लियाँ हैं कि जब मैं वहाँ रहता था दरअसल तो मुझे ज़्यादा इल्म नहीं था दिल्ली के बारे में। जब मैं बाहर आ गया तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो दिल्ली को बहुत ही नफ़रत की नज़र से देखते हैं, और मैं भी वैसा ही था। फिर जब मैं बाहर आ गया, जब मुंबई में रहना शुरू कर दिया मैंने, तब ज़्यादा जो है कशिश पैदा हुई दिल्ली की तरफ। तो यही शहर हैं जो आपने कह दिए। आपके बचपन पर देखिए, जब नज़र डालता हूँ जो कि आपने अलग अलग जगहों पर अपने बयान में कही बात के, आपके भाई आरिफ अली और आप, बचपन से आप लोगों को फिल्मों में जो दिलचस्पी, वो जमशेदपुर के पड़ोस में जो जहाँ आप रहते थे उसके बगल में वो जो सिनेमा हॉल था, वहाँ से लेकर पढ़ाई वढ़ाई की जो दुनिया है आपकी थोड़ी कमज़ोर ही अगर देखें कि रही, तो आप कुछ तलाश रहे थे कि वहाँ अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं और अच्छा करें, ऐसा कुछ? एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाक़या हुआ मेरी ज़िंदगी में, वो 9th स्टैंडर्ड में हुआ कि मैं एक्चुअली फ़ेल कर गया। मैं 4th स्टैंडर्ड के बाद से हमेशा फ़ेल करने की कगार पे ज़रूर होता था, मगर फ़ेल नहीं किया था। यहाँ क्या हुआ कि मुझे साल रिपीट करना पड़ा। 9th का साल मैंने रिपीट किया, तो उसकी जो ज़िल्लत का एहसास हुआ ना, उसने मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। और उसकी वजह से मैं मतलब शर्मिंदा इतना हुआ कि मेरा दिमाग जो बंद था उसके पहले वो खुल गया, और मैं एक्चुअली देखने लगा कि क्या है इस किताब में जो मुझे नहीं समझ में आता। उसके पहले सारे स्टूडेंट्स की तरह मैं बैठता था और लोग बोलते थे, टीचर्स, और मैं नॉड करता था, यस मिस, प्रेजेंट मिस, बट कुछ दिमाग में नहीं जाता था। तो दिमाग का इस्तेमाल समझ लीजिए कि एक झटके के बाद शुरू हुआ। तो मेरे ख्याल से एक तरह से ना वो एक जहन खुला, फिर सारी चीज़ों की तरफ देखने लगा, मैं खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगा। फिर आई थिंक चीज़ें फिर तब्दील होने लगी। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट बन गया, मैं थिएटर करना मैंने शुरू कर दिया, मैंने स्पोर्ट्स शुरू कर दिया, सारी चीज़ों में मतलब मेरा बहुत ग्रोथ हुआ। आई थिंक दैट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ माई लाइफ। और फिर मेरा ख्याल है कि दिल्ली आने के बाद
एक नया चैप्टर जैसे शुरू हुआ कि हम जानते हैं कि आप शायद एक्ट 1 के साथ भी थोड़ा सा आपने, और फिर आपका हिंदू कॉलेज में तो वो थिएटर ग्रुप रहा ही होगा। तो वो जो अर्ली एक्टिविटीज़ हैं थिएटर रिलेटेड, जो फिर बाद में धीरे धीरे करके आपको टेलीविज़न और सिनेमा की तरफ लाई, तो उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो आपको इस तरफ ले जा रहे थे? देखिए, मेरी शुरुआत थिएटर में बहुत छोटे लेवल पे हुई। जो स्कूल में जो लड़का होता है जो अपने क्लास यानी कि टीचर्स डे के दिन स्किट लिखता है और अपने दोस्तों के साथ उसको डायरेक्ट करके परफॉर्म करवाता है स्कूल ऑडिटोरियम में, मैं वो लड़का था अपने स्कूल का। और धीरे धीरे मेरे प्लेस बड़े होते रहे। जब मैं दिल्ली गया तो उसके बाद थिएटर ज़्यादा गहरा हो गया, मतलब ज़्यादा वक्त मैंने बिताना शुरू कर दिया थिएटर में। एक्ट वन ग्रुप में एज एन एक्टर काम करता था और फिर अपने कॉलेज के थिएटर ग्रुप में एज अ डायरेक्टर, समटाइम्स एक्टर भी काम करता था। तो दिल्ली के बाद लगभग ज़िंदगी मेरी पूरी थिएटर को डेडिकेट हो गई थी। एक्ट 1 में हम लोगों ने काफ़ी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेस किए और मैंने जो मैं जमशेदपुर में था तो एक बहुत ही इंग्लिश टाइप के थिएटर में मेरी ट्रेनिंग थी। मैं जो एक्टिंग करता था तो वहाँ वो इंग्लिश की तरह बात करना, वो उस तरह से इनंसिएट करना, ओल्ड स्टाइल थिएटर में मेरी ट्रेनिंग थी। उसके बाद जब दिल्ली में आया तो फिर बहुत एक्सपेरिमेंटल थिएटर में जो NSD में हमारा रिहर्सल होता था, सारे लोग जो हैं वो अलकाजी साहब और हबीब साहब की बात किया करते थे, तो सडनली द होल थॉट चेंज्ड। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग मिले, बहुत सारी इंटरेस्टिंग विचारधाराएं मिली और आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सरेंडर एंड डेडिकेशन टू परफॉर्मेंस। आई थिंक दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है मेरी ज़िंदगी में कि उसने मुझे इस काम में डेडिकेट कर दिया। तो मैं मानता हूँ कि थिएटर सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग रही है मेरे लिए और मैं सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म में कुछ भी काम करना चाहते हैं, थिएटर ज़रूर कीजिए। तो दिल्ली से फिर थिएटर वाले सिलसिले के बाद मुंबई आना किसी योजना प्लानिंग के तहत हुआ कि अब अगला पड़ाव हमारा मुंबई ही होगा, या फिर कुछ ऐसे जिसे कहते हैं कि कोइंसिडेंसेस जो आपको मुंबई ले आए और फिर उसके बाद फिर जाहिर है कि वहाँ से ब्रेड बटर शुरू होता है तो वहाँ से और भी चीज़ें जुड़ जाती हैं, ऐसा कुछ हुआ या फिर आप एक इरादे के साथ मुंबई आए? देखिए, क्या था कि मैं काम करना शुरू करना चाहता था। मुझे उस वक्त ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री से या टेलीविज़न से या जिस काम में मुझे इंटरेस्ट है उस काम से पैसा कमाया जा सकता है। मुझे यही लगता था कि मैं काम कुछ और करूँगा और शायद लिखूँगा और डायरेक्ट प्लेस वगैरह ज़िंदगी में करूँगा। तो मैंने सोचा कि यहाँ XIC नाम का ज़ेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का कोर्स मैंने लिया करने के लिए, ताकि मुझे लगा कि यहाँ से ना नौकरी मिल जाएगी मुझे और मैं काम करना शुरू करूँगा। उस वक्त ये बिल्कुल ध्यान में नहीं था कि मैं बॉम्बे में फ़िल्म इंडस्ट्री में जाऊँगा। मगर वही है यार कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैंने जो कोशिश की थी उन चीज़ों में मैंने पराजय हासिल की, और जहाँ पर मुझे जहाँ पर मैं आ गया वहाँ पर पता चला कि यही तो बेस्ट जगह थी आने की। तो ये हुआ, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की पढ़ाई मैंने की और उसके बाद फिर जैसे होता है कभी ज़िंदगी में ना कि कोई आपका हाथ पकड़ के रोक रहा है। मुझे नौकरी नहीं मिली एडवर्टाइजिंग में। मैंने बहुत कोशिश की, सबको मिल गई। मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट था अपने क्लास का, लोगों को लगता था कि मैं इस क्लास का बेस्ट कॉपी राइटर हूँ, मुझे नौकरी ही नहीं मिली। ऐसा 3-4 दफ़ा हुआ है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं बड़ी शक की नज़र से देखा करता था ऊपर आसमान की तरफ कि यार ये कोई रोक रहा है मुझे। तो नौकरी नहीं मिली और फिर ZTV में थक हार के मैंने 1500 की नौकरी ले ली प्रोडक्शन असिस्टेंट के रोल में। और वहाँ जिसने मेरा इंटरव्यू किया था उसने कहा कि देखो तुम ओवर क्वालिफाइड हो, क्योंकि तुमने इतने सारे थिएटर प्लेज वगैरह किए हुए हैं, तुम्हारे आर्टिकल्स हैं इतनी सारी मैगजीन्स में, बट ये मत समझना कि काम चोरी कर पाओगे। यहाँ तो तुमको बस सामान भर के स्टूडियो से ऑफिस और ऑफिस से स्टूडियो करना है, लेबल करना है। इसको ठीक से नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। जो ओवर क्वालिफाइड लोग होते हैं वो बड़े ख़राब होते हैं।
तो ये एडवाइस भी बड़ी इम्पोर्टेंट थी मेरी ज़िंदगी में। खैर ऐसे ZTV, उसके बाद फिर क्रेस्ट कम्युनिकेशन में करता रहा। वहाँ फिर एक वहाँ ये था कि टीवी नई चीज़ थी, मतलब प्राइवेट टीवी। तो ये था कि टीवी शोज़ बनाने के लिए मुझे हायर किया गया। फिर मैंने एक शो को कंसीव किया था जिसका नाम था पुरुष क्षेत्र, जो किरण खेर जिसमें एंकर थी। तो उसको डायरेक्ट करने लगा और इस तरह से जो है डायरेक्टर बन गया। और जब आप डायरेक्टर बन गए तो फिल्म प्रोडक्शन या कि फिल्म मेकिंग और उसका बिज़नेस इतनी अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि जो कहानी आप कहना चाहते हैं और जिस ढंग से कहना चाहते हैं वो उसकी लागत को और उसका जो व्यावसायिक पक्ष है उसको इंश्योर करेगा ही। ये हमेशा ही एक, इसलिए भी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज्योतिषियों का बड़ा बोलबाला रहता है और न्यूमरोलॉजी और वास्तु और ये, क्योंकि वो बड़ी अनसर्टेन दुनिया है। आपने जब ये कहानियाँ कहना शुरू की तो आपके पास इसका कोई तरीका है जांचने का कि ये जो कहानी आप कहने जा रहे हैं जिसमें पूरी एनर्जी और पैसा और रिसोर्सेज सब लगा रहे हैं वो क्लिक करेगा नहीं करेगा, उसका कोई पैमाना, कुछ जान पाए आप अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को? बिल्कुल नहीं जान पाया। जानने की कभी कोशिश भी नहीं की। शुरुआत के दिनों में जब ये था कि मेरे पास एक कहानी है, मेरे सामने एक प्रोड्यूसर है, ये चांस है कि मैं कहानी सुनाऊंगा, इसको अगर अच्छी लगेगी तो ये मुझे कोई चांस दे देगा पिक्चर बनाने का या कुछ करने का। मुझे सुनाना था, मैंने सुना दिया। दुनिया की परिस्थिति जाए भाड़ में, चाहे इकोनॉमिक्स की कोई समझ थी नहीं मुझे सिर्फ अपना मंथली पैसा किसी तरह से कमा के सरवाइव करना था। जो दिल में जो आया वो मैं करता गया। क्योंकि मुझे मज़ा आता था तो फिर मैं मतलब 24 घंटे में से 18 घंटा भी काम करने को तैयार था, 24 घंटा भी काम करने को तैयार था। सोचा नहीं कभी ज़्यादा और चीज़ें ठीक होती गई। और बस मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मेरे हाथ में होता तो मैं कभी यहाँ नहीं पहुँच पाता। जो मैंने चाहा वो नहीं हो पाया। सीरीज़ ऑफ एक्सीडेंट्स की वजह से मैं यहाँ डायरेक्टर बन गया। ये तो खैर आपका एक हम्बल सबमिशन ही मानूंगा, इसमें शायद उतना सब्सटेंस ना हो, लेकिन एडवर्टाइजिंग, थिएटर एडवर्टाइजिंग से होते हुए फिल्म बनाने में उतरना और फिर ऐसे लोग जो यही ख्वाब लेके चलते हैं कि फ़िल्म बनाना है, उसके लिए बाकायदा जो फिल्म स्कूल्स वगैरह हैं उसको उसमें पढ़ाई करते हैं, दुनिया भर के सिनेमा का एक एक्सपोजर लेते हैं और तमाम तरह के जो जितने भी जॉनर्स हैं सबके लिए सबको जांचते परखते हैं। आपके केस में वो क्या है? क्योंकि अभी तक की बातचीत में वर्ल्ड सिनेमा या जो उसका जो ट्रेडिशन और कल्चर है वो नहीं मुझे सुनाई दिया। तो आप इसको कैसे एम्पिरिकल ढंग से ही कर रहे हैं कि कहानी कहनी है और उसको कहने का आप अपना एक थोड़ा एडवर्टाइजिंग का और थोड़ा थिएटर का एक्सपीरियंस लेके कर रहे हैं? एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा थिएटर का मेरे ख्याल से। और ये था कि जब मैं यहाँ आया और जब मेरे सामने कोई काम आया तो मैंने उसको अपनी मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से अच्छे से करने की कोशिश की। यही मेरी लर्निंग थी। जब मैं टेलीविज़न कैमरे पे, यानी कि जो वीडियो कैमरा होता है उस पर काम कर रहा था, तो मैंने उसको काम करते हुए सीखा। और उसके बाद फिर जो उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें जो शामिल होती थी, जैसे कि ट्रॉली है या क्रेन है, इस तरह की चीज़ें जो एक्सेसरीज़ जब आती थी तो उसके साथ कैमरे में क्या फ़र्क पड़ सकता है वो फिर सीखा। काम करते हुए मेरे सीखने का कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने किसी को ना तो असिस्ट किया है ना मैं कभी किसी और के सेट में ज़िंदगी में कभी गया था शूटिंग के पहले। जो पहली दफ़ा मैं किसी फिल्म यानी कि एक फिक्शन सेट पे आया था तो वो मैं खुद ही डायरेक्टर था। आप समझ लीजिए कि ये भी एक जोक है, मगर हुआ ऐसे ही मेरे साथ। सो मुझे सिर्फ काम करते हुए ही सीखने का अवसर प्राप्त हुआ और वही मैंने किया। फिर जब फिल्म बनाने लगा तो फिल्म का कैमरा उसकी, और मगर एक बात थी कि मैं क्योंकि नहीं पता था तो मैं इस इनसिक्योरिटी में थोड़ा ज़्यादा सीखने की मैं कोशिश करता रहा।
कि ये 75 लेंस क्या होता है और 50 लेंस में कैसा दिखता है। वर्ल्ड सिनेमा देखने का शौक़ हमेशा से था, फिल्म का शौक़ हमेशा से था, और मेरे जो वालिदैन हैं वो फिल्में थोड़ा अच्छे लेवल की देखते थे, यानी कि श्याम बेनेगल के बहुत फेमस नाम थे, पॉपुलर नाम थे हमारे हाउस होल्ड में, और ऑफ कोर्स रे की फ़िल्में और घटक की फ़िल्में, और वर्ल्ड सिनेमा में जो भी उस वक्त पॉसिबल था मेरे फादर मुझे दिखाने ज़रूर ले जाया करते थे, बाइसिकल थीफ वगैरह। हालांकि उस वक्त मैं पटना जमशेदपुर की बात कर रहा हूँ, मुझे दिल्ली तक का एक्सपोजर नहीं था। सो आई थिंक जब करने को आया तो मुझे अपने दिमाग में एक पिक्चर होती है, आप फिर कोशिश करते हो अपने कैमरामैन को, अपने एक्टर्स को एक्सप्लेन करने का कि ये ऐसे कुछ हो रहा है, एंड फिर वो मेरी किस्मत अच्छी थी, वो लोग अच्छे थे मेरी ज़िंदगी में जो एक्टर्स थे या टेक्नीशियंस थे, तो उन लोगों ने मुझे समझा और फिर बताया कि नहीं यही काम होता है डायरेक्टर का। मैं ऑब्वियसली सिनेमेटोग्राफर हूँ, मुझे ज़्यादा पता होगा तुमसे कि लेंस का क्या है, बट तुम्हें ये पता होगा कि कहानी क्या है। तो धीरे धीरे वैसे भी हमारे काम में ना सीखना भी उतना ही ज़रूरी होता है और उस सीख को भुलाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैं आ गया यहाँ पे, ये काम करता रहा। सो मुझे कभी मौका नहीं मिला फिल्म स्कूल जाने का या सिनेमा लिटरेट होने का, सो टू स्पीक, बट ऑल्सो मुझे लगता है कि ये आसानी हो गई कि जो जैसा जहन में आए उस तरह से आप कहानी बताओ और चलते जाओ। तो अब चूँकि आपके करते हुए सीखने से जो कहानियाँ सामने आईं और जो लोग सीख कर रहे होते हैं उनके बीच वो फ्रेटर्निटी तो वही है, और जब कभी कोई इस तरह की गैदरिंग होगी और उनके बीच में फिर वो कुछ वेट थ्रो करना और नेम ड्रॉपिंग, ये सब में कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा पीछे पड़ गए और पीछे गिर गए पीछे। मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि मैं फिट इन आसानी से करता भी नहीं था। बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल, जैसे कि मैं थिएटर में बहुत इन्वॉल्व था दिल्ली में, मगर मुझे ऐसा लगता था कि मैं इन लोगों से अलग हूँ, क्योंकि ये लोग किसी ऐसे थिएटर को पसंद करते हैं ना जो एक पॉइंट के बाद मुझे बोरिंग लगता है। मुझे लगता है कि बात हो गई, समझ में आ गई, अब इसको ज़्यादा खींच के च्युइंगम बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हमेशा लगता था कि थिएटर को भी एंटरटेनिंग होना ज़रूरी है। सो मुझे लगता था मैं थोड़ा फिल्मी हूँ, फेक हूँ। तो वहाँ भी मैं पूरी तरह से बिलोंग नहीं कर पाया। जैसे कि पहले स्कूल वाले थिएटर में भी मुझे लगता था कि यार ये थोड़ा नकली हो रहा है, दिल से नहीं बात बोल पा रहा हूँ। हमेशा ये कहा जाता है कि इस तरह से करो और ऐसे करो, एंड ये सारी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज, तो अक्सर ये होता था। फिर मैं थोड़ा, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट था, मुझे लिटरेचर बहुत पसंद है, और मैं मतलब उस वक्त काफ़ी टॉपर टाइप का स्टूडेंट भी था कॉलेज में। तो कॉलेज में जब इंटेलेक्चुअल गैदरिंग्स वगैरह होती थी, मुझे जाने का बड़ा शौक होता था, बट वहाँ भी ना एक पॉइंट के बाद मुझे लगता था कि थोड़ा सा सूडो हो रहा है। तो मगर फिल्म इंडस्ट्री में मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे ना जो लोग मुझे मिले ना, वो खुद भी सारे ड्रिफ्टर्स मिले। उन्होंने बहुत आसानी से मुझे एक्सेप्ट किया, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। और कभी इसमें ना हर तरह के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत पढ़े लिखे भी लोग हैं और बहुत दिल के खुले हुए लोग ज़्यादा हैं। सो बेसिकली द डोमिनेंट कल्चर जो है ना फिल्म इंडस्ट्री का, वो बहुत एक्सेप्टिंग है। तभी मेरे जैसे लोगों को बहुत आसानी से एक्सेप्ट किया गया। तो मुझे अब लगा कि मैं जो हूँ आ गया हूँ अपनी जगह पे। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ आपको अपने अंदर लगती है जो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हुए हाशिए पर पड़े रहते हैं कि ये जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो एक्सेप्ट नहीं करती, दरवाजे बंद रखती है, उसके लिए हमें एंट्री नहीं मिलती। फिर उसके बाद वो सब कहानियाँ शुरू होती हैं जिसमें नेपोटिज्म वगैरह की बातें होती हैं। आप तो कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं भी मानता हूँ कि आपके तजुर्बे को अगर देखें तो वो इस बात को प्रूव करता है। मेरा तजुर्बा यही है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग थे यहाँ, जैसे सनी देओल थे या बहुत सारे जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग थे। मैं तो बहुत मतलब आई एम ऑल्सो अ वेरी
शाई टिमिड पर्सन, मुझे तो कोई खींच के लाएगा तभी मैं आऊँगा, मुझे तो ऐसे भी बहुत शर्म आती है किसी जगह जाते हुए। तो इतना वेलकमिंग थे कि मैं यहाँ पे एक अपने आप को ला पाया, कर पाया ये काम। सो मेरा यही तजुर्बा है। मैंने जो अपने, अब हो सकता है कि और लोगों के साथ नेपोटिज्म भी हुआ हो, मेरे साथ नहीं हुआ है, तो मैं वो नहीं कह सकता हूँ कि मेरे साथ हुआ है। अच्छा, एक फिल्म मेकर के रूप में जी, कहानियाँ तो आपके पास बहुत सारी आती रहती हैं, इर्द गिर्द जो लोग होते हैं फिर तो सोचते हैं कि भाई जैसी कहानी इम्तियाज़ कहते हैं वैसी ये है मेरी, तो इनको भी सुना दें, बता दें। लेकिन उसमें आखिरकार चुनना तो आपको ही पड़ता है जी। और उस चुनने में एक चीज़ ये भी शामिल रहती है कि ये कहानी मुझे कहनी है कि नहीं। तभी आप उसको हाँ बोलेंगे, हाँ कहेंगे, क्योंकि अगर उसके साथ आप कन्विंस नहीं हैं तो वो कहानी कहने की एक मजबूरी ही बन जाएगी और वो एक मैकेनिकल प्रोडक्शन बनकर सामने आएगा। तो ऐसे में ख़ुद आपको कौन सी ऐसी कहानियाँ हैं जो कहनी हैं? हो सकता है कि कुछ हिस्सा कह भी दिया गया हो किसी फिल्म में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही कहानी को आप बहुत बार तक कहते रहते हैं क्योंकि उधर पूरी नहीं हो पाती। आप मृत्यु घटक का ही उदाहरण लीजिए, ये जो पूरा विभाजन की कहानी है, उनकी कहीं छूटती नहीं है। आपको क्या कहानी कहनी है, मतलब इस कला के ज़रिए? ऐसा मुझे लगता है कि इंसान की जो स्ट्रगल है इंसानों के साथ, यानी कि एक इंडिविजुअल की जो स्ट्रगल है कलेक्टिव सोसाइटी के साथ, और ये पता नहीं कोई थीम है जो बार बार मुझे अपनी कहानियों में नज़र आता है। जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं भी की हैं, वो चीज़ें भी मुझे अपने ही काम में, यानी कि वो जज्बा, वो जोश, वो गुस्सा कभी कभी अपने काम में दिखता है। जैसे रॉकस्टार में बहुत सारे लोगों ने कहा कि बड़ा वो जो उसका पैशन था, उसका जो गुस्सा है, एंग्स्ट जिसको कहते हैं, वो है। मगर मुझे नहीं समझ में आया कि वो मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया, बट वो आता रहता है। मुझे लगता है जैसे हाईवे में भी एक था कि वो लड़की आखिर में यही कहती है कि अगर ये सेंसिबल बिहेवियर है तो मुझे नहीं होना है सेंसिबल, मैं वापस नहीं आऊँगी, मैं जा चुकी हूँ, मैं जाऊँगी नहीं, मैं जा चुकी हूँ। सो आई फील दैट इज़ अ थीम दैट रिपीट्स इटसेल्फ, एंड मुझे लगता है मुझे उसके बारे में दिल करता है कुछ करने का। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को नकली बनाती हैं या उसको अपने दिल को खोल करके जीने की इजाज़त नहीं देती हैं। मेरे अंदर भी होगा बहुत सारा ऐसा, तो चाहे वो मतलब आप देखिएगा तो हर कहानी में कोई ना कोई रिफ्लेक्शन है। अभी आपने कहा, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने, एक्चुअली किसी ने आज तक मेरी ज़िंदगी में ये सवाल नहीं पूछा है। हर कहानी में है, तमाशा में भी यही बात है कि वो है कुछ और मगर करना कुछ और चाहता है, और आखिर में कहता है अपने फादर को कि मैं नहीं हूँ मैथ्स में अच्छा, आई एम सॉरी। ये कोई एक थीम है। देखिएगा कि इस बात को समझने के लिए, क्योंकि ये एक जटिल सामाजिक समस्या है, इसको समझने के लिए आपको वो एक दृष्टि पैदा करनी पड़ती है। लेकिन ये जो रैट रेस है, इसमें हम कई बार अपनी ही बनाई धारणाओं के ख़िलाफ़ खड़े होते जाते हैं। जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात अभी थोड़ी देर पहले कही कि ये जो व्यक्ति का इसके साथ, समुदाय के साथ और दूसरी चीज़ के नकलीपन वाली बात, जो कि अगर आप उसमें कहें सिद्धांत और समाज विज्ञान के अर्थों में कि पूंजीवाद जो एक सबसे बड़ी चीज़ करता है वो आपको आपसे अलग कर देता है। आपकी, जिसको एलियनेशन कहते हैं, कि आप अपने ही किए हुए काम से अपने खिलाफ खड़े होते चले जाते हैं। ये मोटे तौर पर अगर देखिए ब्रॉडर कैनवस में, तो वो मुख्य एक समस्या है। बिल्कुल। अब जाहिर है कि इस बात को किसी सूत्र में और सिद्धांत में तो नहीं कहा जाएगा, उसको कला में ही कहा जाएगा, जिसको आप कहने की कोशिश करते हैं, मतलब कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत ज़रूरी, हम लोग एक किसी तरफ बढ़े हैं। तब इसके लिए आप जो जिसे कहा जाता है कच्चा माल, जी, वो कहाँ से फिर जुटाते हैं
क्योंकि आखिरकार हर गुज़रते साल के साथ समाज बदलता जाता है, उसके एस्पिरेशंस 25 साल पहले जैसा एक यंगस्टर के एस्पिरेशंस थे वो आज नहीं हैं, ख़ासतौर पर टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों से डिसइल्यूजन्ड होने के साथ साथ। तो इसके लिए एक क्रिएटर के तौर पर आप कच्चा माल उसके लिए कहाँ से लाते हैं? वो अपने तजुर्बात से ही हो सकती हैं, अपनी ज़िंदगी के वाक़े या लोगों की ज़िंदगी जो आपके इर्द गिर्द गुज़र रही है उससे, ट्रैवल से, कहीं आप जाते हैं। मुझे लोगों में लकीली बहुत दिलचस्पी है, ये मैंने देखा है। तो फिर उससे मुझे उनकी बातों से उनकी दुनिया दिखती है, उनके पीछे फिर थोड़ी बहुत रियलिटी में पता होती है, बाकी तसव्वुर उसको पूरा करता है। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। और मुझे लगता है कि जिन डायरेक्टर्स को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, वो लोग जब उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है तो ऐसा लगता है कि वो हर वक्त अपनी ज़िंदगी से भी जुड़े होते थे। और जो राइटर्स मोर देन इवन डायरेक्टर्स, जैसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं, ये क्लास ऐसा था जो बैठ कर के इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ, यानी कि लाइब्रेरी इंटेलेक्चुअल्स नहीं थे ये लोग। बाहर समाज में जाते थे, लोगों से मिलते थे, इश्क करते थे, टूटते भी करते थे। तो मैं भी इन्वॉल्व रहता हूँ, काफ़ी सारे लोगों से टच में, और वहाँ से मुझे कुछ असला बारूद मिलता है कभी कभी। ख़ासतौर पर जब आप इस तरह की इंटरनेशनल फिल्म फ्रैटर्निटी के बीच में जब होते हैं तो भी ये एहसास कभी कभी होता है कि ये सब कुछ, ये जो कला का इस्तेमाल एक तरह से स्टेटस कोइस्ट सिचुएशन को बनाए रखने के लिए, एक सबवर्सिव एक आर्ट को वो वाला स्वर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, और हर तर्क, हर लॉजिक उसको ही मजबूत बनाता जा रहा है, और इसमें मैं अकेला पड़ता जा रहा हूँ। ऐसा कभी होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट है जो आर्ट के अंदर हमेशा से रहा भी है। दैट एक हमेशा एक चीफ रेटोरिक रहता है, फिर जो आप जितनी भी चीज़ें उस दिशा में बनती हैं तो उनको बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आर्ट इस दुनिया में नहीं है। वो उसको भी जिस तरह से इंसान को दीन और दुनिया के बीच में एक लड़ाई करनी पड़ती है, तो आर्ट के हिसाब से भी आपको वो करना पड़ता है, बिकॉज एक मतलब द लॉज ऑफ फिज़िक्स ऑल्सो एक्ट अपॉन आर्ट। तो आप एक बेसिक नैरेटिव की तरफ खींचते हैं, जैसे कि आप ख़ास करके हॉलीवुड में, कि वहाँ एक बेसिक नैरेटिव है जो अब क्या है कि एक पर्टिकुलर तरह की पिक्चर है, एक पर्टिकुलर तरह का विलन है, एक समस्या है जो फलानी है, उसी वही सारी पिक्चर भी बनती हैं, उसी को अवार्ड्स मिलते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसी तरह की एक पेंटिंग, वो दिशा वो हो जाती है, फिर वो चेंज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने ये भी नोट किया है कभी कभी कि जहाँ से मिस यूनिवर्सेस बनती हैं, वो एक शायद लोगों को लगता है कि ये बड़ा नया मार्केट है ब्यूटी प्रोडक्ट्स को डालने का। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी दैट। बट मुझे लगता है कि जैसे सब खेल रहे हैं वैसे हम भी खेलें, हमको हमसे जो बन पड़े हम करें, हम अपनी मस्ती करके जाएं यहाँ से। सो जैसे वो बुल्ले शाह का शेर है ना कि बुल्ले शाह ओदियाँ वो जाने, मैनू अपनी तोड़ निभावन दे। सो आई ट्राई टू रिमेंबर दैट। हमको बताइए कि रेख्ता फाउंडेशन जो जश्न रेख्ता करता है, शायद आप उसमें शामिल भी हो चुके हैं। ऐसे अगर देखें तो रेख्ता की ये जो कोशिशें, काविशें हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आप और आपके साथियों पर उसका क्या असर है? रेख्ता को मैं पर्सनली, और मेरे जो इर्द गिर्द में जितने भी दोस्त हैं मेरे जो कि अक्सर राइटर डायरेक्टर्स ही हैं, हम बहुत ज़्यादा मुतासिर और खुश हैं और अपने आप को सोल्जर्स मानते हैं आपके लिए, ताकि जो काम वहाँ रेख्ता में हो रहा है उसको हम आगे बढ़ाएं। बिकॉज़ जिस तरह की डाइवर्सिटी या जिस तरह की इंक्लूसिवनेस आप लाते हैं
समाज में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे, और मैं बहुत बहुत अच्छे मोमेंट्स मैंने गुजारे हैं रेख्ता में, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात और उनसे विचार विमर्श करने का, जैसे जावेद साहब हैं। अब मैं बॉम्बे में रहता हूँ, उनसे अक्सर ऐसे भी मिलता हूँ, मगर कभी बातें वो नहीं होती जो रेख्ता के फोरम पे हुई उनके साथ। बहुत सारा कुछ मैंने उनसे सीखा। फिर जैसे एक सेशन मेरा वहाँ हुआ जो मेरा फेवरेट था, जो भगवत गीता पे हुआ। मतलब बहुत बहुत मज़ा आता है मुझे जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, और मैं तहे दिल से चाहूँगा कि मैं पार्टिसिपेट करूँ, इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ। मतलब हम लोग बहुत उम्मीद की नज़र से रेख्ता की तरफ देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुँचे हैं इम्तियाज़। एक सवाल फिर भी पूछ लेता हूँ जो मुझसे अनुराग बसु ने 5-6 साल पहले शायद कभी कहा कि अच्छी फिल्म बनाने के रास्ते में ये जो फिल्मी सितारे हैं वो एक बड़ी अड़चन की तरह सामने खड़े होते हैं। प्रोड्यूसर की हालत कुत्ते जैसी हो जाती है कि सड़क इधर पार करे कि इधर पार करे, मतलब सारा पैसा तो सितारों को दे दिया तो फिल्म कैसे बनाए वाली पोजीशन हो जाते हैं। आपका इसमें क्या तजुर्बा है? क्योंकि फिल्म में जो लागत तो लगती है, लेकिन जैसे ही आप कोई बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, उसके साथ वो स्टार वैल्यू ऐड करते हैं तो फिल्म बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली महंगी हो जाती है। जी, मगर हमें इस कंफ्यूजन में भी नहीं रहना चाहिए कि कोई भी प्रोड्यूसर अपनी बिजनेस इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम करता है। अक्सर ऐसा नहीं होता। प्रोड्यूसर दिल से फिल्म ज़रूर बनाते हैं, मगर बाय एंड लार्ज और इंक्रीजिंगली आजकल के दिनों में अगर एक आदमी किसी बड़े स्टार को 10 रुपए देता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उससे 11 रुपए वापस आएंगे। बल्कि एक तरह से समझ लीजिए तो कमर्शियल स्टार वो होता है कि जिस पे हम एक्स लगाएं तो हमें एक्स प्लस वापस मिले। तभी ये प्रोड्यूसर्स जाते हैं बड़े स्टार्स के पास। इकोनॉमिक्स जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स इस ट्रेड की जो है वो सही नहीं है, ये बात है ज़रूर। और क्या होता है कि ये मना स्टॉक एक्सचेंज की तरह होता जा रहा है। जैसे अक्सर तो वो जो एग्जीबिशन का जो विंडो होता है ना वो बहुत छोटा हो गया। पहले था कि चलो 1-2 हफ्ते नहीं चली तो फिल्म उतर जाएगी, अब होता है कि वीकेंड पे नहीं चली तो उतर जाएगी, बल्कि फ्राइडे के सेकंड शो में भी अगर उसका नंबर फलाना नहीं हुआ तो इतना छोटा हो गया है कि अब पिक्चर देखने के पहले लोग डिसाइड करने लगे हैं कि ये फिल्म हिट है कि फ्लॉप है, फिर देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मतलब कोई फिल्म को चांस नहीं दे रहा, तो अब जो फेस वैल्यू है उसको चांस देंगे। फेस वैल्यू स्टार से आएगा, यू नो। सो या फिर किसी बहुत बड़ा डायरेक्टर है आपका, या जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड लोग हैं। तो ये तो एक हेल्दी फिल्म इंडस्ट्री का निशान नहीं है, और इसको परसिस्ट नहीं करने देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हाँ, जो अनुराग ने कहा, बासु ने, वो सही कह रहा है, बट इसमें किसी स्टार्स का प्रॉब्लम नहीं है। ये वो इस्तेमाल ख़ुद को भी कर रहे हैं और हो भी रहे हैं, और उनको एक समझ लीजिए कि एक्टिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें उनसे एक्सपेक्टेड हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। तो आई फील दैट काफ़ी ताकत लगेगी इस चीज़ को थोड़ा सा हिलाने में, ताकि लोग फिल्म को चांस दें। जब तक हम लोग हैं कोशिश करेंगे। देखिए, हमसे तो हमारे जो देखने वाले हैं वो बरसों से ये मांग कर रहे हैं कि इम्तियाज़ अली को लाइए, इम्तियाज़ अली को लाइए। आपकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है बाहर, क्योंकि लगता है कि आपने, लगता क्या है ये तो सब लोग जानते हैं कि आपने जो एक कॉन्टेम्प्रेरी जो इमोशन और इथॉस है उसको, उस पर आपकी नब्ज़ है। कोशिश कर रहा हूँ इरफान साहब, और मगर आपके जाने के पहले ये कह दूं कि मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, और मुझे तो बिल्कुल लग रहा है टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो हम शुरू कर रहे हैं और आप अभी से जाने की बात कर रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। मगर होपफुली फिर मुलाकात होगी। ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। तो हम लोग बातचीत ख़त्म करें उससे पहले ज़रूर पूछता हूँ कि कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे अभी इस सेटिंग में, और वो सवाल मैंने नहीं पूछा। मतलब अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। जी। मुझे लगता है बात का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कोई चीज़ जो पहले हुई है ना, उसको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नहीं भूल जाना चाहिए।
बहुत सारे लोग, जैसे अभी मैंने फैज़ का की एक लाइन कोट की, आई थिंक एक आर्टिस्ट्स में एक लगभग एक अज्ञानता सी आ रही है, और वो ना बहुत सुपरफिशियल लेवल पे, आर्टिस्ट ही नहीं सारे लोग बहुत एक सुपरफिशियल लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं। उसकी गहराई में जा कर के कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि भाई दरअसल इसके जर्म्स क्या हैं, या ये क्या कहना चाह रहा है। आई थिंक वी नीड टू, एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री, हमको थोड़ा गहरा उतरना ज़रूरी है, ताकि हम समझ पाएँ कि हम क्या सोच रहे हैं। ये नहीं कि जो बस आ गया टीवी पे हम उसी के साथ लग गए। सो भेड़ की तरह जीना थोड़ा हमें कम करना चाहिए। मैं खुद ये किसी को कह नहीं रहा हूँ, ये मैं खुद को कहता रहता हूँ कि अपना नज़रिया पैदा करो, अपने नज़रिए से चीज़ों को देखो। तो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से इन द एंड। तो यही सब बातें जो आपने अभी इस छोटी सी सिटिंग में हमसे की, वही शायद बातें हैं जो हमारे देखने वालों को आपकी फ़िल्मों के प्रति आकर्षित करती हैं। तो ये थे आपके पसंदीदा फिल्मकार इम्तियाज़ अली, जो जैसे हैं वो एक छोटी सी बातचीत में थोड़ा सा उभर कर सामने आया। शायद वही वजह है कि आप उनकी फ़िल्मों के भीतर जो एक जीवंतता है और जो धड़कन है उसको पसंद करते हैं। तो इम्तियाज़, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।